तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी होने से पहले सरकार ने किया बड़ा बदलाव, करोड़ों किसानों पर पड़ेगा असर। भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की योजना चलाई जा रही है। इस योजना में से एक योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि किस्तों में जारी होती है। हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। सरकार ने अभी तक 13 किस्त जारी की है। इस योजना की 14वीं किस्त को लेकर सरकार किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है। जिन किसानों ने अभी तक KYC और भू सत्यापन नहीं करवाया, उन सभी को 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने इस योजना में काफी बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने पीएम किसान योजना के पोर्टल में बड़ा बदलाव किया। अब इस पोर्टल पर बेनिफिशियर स्टेटस चेक करने के तरीके को बदल दिया गया। अब आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तब आप सबसे पहले उसे चेक कराना चाहिए। आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको कैप्चे दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दिल्ली में बाढ़ के बाद मुगल काल की पेंटिंग वायरल, नेटिजन्स बोले नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह जल जमाव के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ITO सुप्रीम कोर्ट और लाल किले तक बढ़ चुका है पानी। इस बीच इंटरनेट पर दिल्ली के लाल किला के एक मुगल कालीन पेंटिंग पुरानी और आज की तस्वीरें वायरल हो रही है। दोनों की तुलना कर दिखाया गया है कि कैसे यमुना नदी कभी सचमुच में लाल किले की पिछली दीवार के पास से होकर बहती थी। आज बाढ़ के बाद वह एक बार फिर से लाल किले के पिछले दीवार से सटकर ही बह रही है। इस तस्वीर को देख नेटिजन्स बोल रहे हैं कि नदी कभी अपना रास्ता नहीं भूलती। मनुष्य भले ही नदी के फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण करके उसके बहाव को सीमित कर दे, लेकिन नदी कभी न कभी अपनी खोई वापस ले लेती है और पुराने सबाद में बहती है। नेटिजन्स कह रहे हैं कि दिल्ली में यमुना ने भी अपना पुराना रास्ता ढूंढ लिया। आज वह मनुष्यों द्वारा कब्जाई गई जमीन पर बह रही है। दुनिया ने देखी चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग, पड़ोसी देश चीन से आई ये टिप्पणी। भारत ने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस सफल लॉन्चिंग पर पूरी दुनिया ने नजर गड़ा रखी है। इसे लेकर देश में तो खुशी की लहर है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों से इसरो को बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। ब्रिटेन, जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी भारत को सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई दी है। वहीं चीन से भी भारत के चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग को लेकर टिप्पणी आई है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर अपने लेख में बधाई दी है। देश के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च पर चारों तरफ खुशी की लहर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज LVM-3M4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस सफलता पर जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत को चंद्रयान की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर बधाई। ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी ने UK स्पेस ने भारत को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, मंजिल चांद चंद्रयान की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए इसरो को बधाई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत की चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर बधाई देते हुए कहा है कि भारत की सफलताओं पर तंज कसने वाले इस अखबार ने अपने ट्वीट में लिखा, बधाई हो, भारत ने शुक्रवार को अपनी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है कि अंतरिक्ष यान अगस्त में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। यदि भारत इस कोशिश में सफल रहा तो चंद्रमा पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। बागेश्वर सरकार अर्जी पर्ची और समाधान, स्थायी की उम्र में लाखों की भीड़ जुटाने का चमत्कार, डॉक्टर नहीं कर सकते उस बीमारी के इलाज का दावा। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो नाम है जो आज देश भर में लोकप्रिय होता जा रहा है। महज 27 का एक लड़का जिसकी एक झलक पाने के लिए 5 लाख से ज्यादा लोग उमड़ रहे हैं, जिसके राम बोलते ही लाखों जयकारे एक साथ लगते हैं। वह लोगों को पागल कहते हैं तो लोग उत्साहित तो उठते हैं। आवाज इतनी बुलंद है कि लोग झूमने लगते हैं। क्या गर्मी क्या बरसात, मौसम के तलक तेवर भी इन भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर सकते। आज तीनों पंडाल में जहां तक नजर आ जा रही है वहां तक केवल बागेश्वर बाबा के पागल ही नजर आ रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्रेटर नोएडा में अपनी कथा शुरू की तो लोग उत्साहित हो उठे। अपने हर दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री अपनी तपस्या और सिद्धि को गुरु का आशीर्वाद बताते। वो कहते हैं कि जो कुछ है सब बागेश्वर धाम बाबा का आशीर्वाद है। बागेश्वर बालाजी और दादा पंडित भगवान दास गर्ग की कृपा से ही सब कुछ कर सकता हूं मैं। हर मर्ज की दवा है धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में। ग्रेटर नोएडा में सजे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हर मर्ज की दवा है, ऐसा खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है और यहाँ पहुंच रहे लोगों की आस्था भी है। जन्मजात बीमारी से लेकर लाइलाज बीमारी तक
घरेलू कलह से लेकर नौकरी में आ रही बाधा तक, शादी न होने से लेकर शादी टूटने तक, यहाँ तक कि ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा, सभी समस्याओं का इलाज बागेश्वर धाम के दरबार में है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र का राज्यों को बड़ा निर्देश, सभी AIS कर्मचारियों को एक NPS छोड़कर OPS अपनाने का दिया जाए मौका। केंद्र ने एक बहुत ही अहम कदम उठाते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे उन सभी ऑल इंडिया सर्विस AIS कर्मचारियों को एक बार नेशनल पेंशन स्कीम NPS छोड़कर ओल्ड पेंशन स्कीम अपनाने का मौका जरूर दे, जिनकी भर्ती 22 दिसंबर 2003 के बाद जारी नोटिफिकेशन वैकेंसी से हुई है और जो लोग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने पर NPS के अंतर्गत आते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इच्छुक कर्मचारी 30 नवंबर तक इस एक मुफ्त ऑप्शन का लाभ उठा सकते हैं। पात्र कर्मचारियों को 31 जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनके NPS खाते 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाएंगे। योग्य कर्मचारियों को 31 जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनके NPS अकाउंट 31 मार्च 2024 तक बंद हो जाएंगे। ये मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। भारतीय नौसेना होगी पहले से ज्यादा ताकतवर, बेड़े में शामिल होंगे 26 नेवी राफेल, थर थर कांपे के दुश्मन। भारत सरकार ने नौसेना को नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए नौसेना राफेल के चयन की घोषणा कर दी है। भारतीय नौसेना के 26 राफेल पहले से ही सेवा में मौजूद 36 राफेल में शामिल हो जाएंगे। इस बात की जानकारी डसोल्ट एविएशन ने दी है। यह निर्णय भारत में आयोजित एक सफल प्रशिक्षण अभियान के बाद आया है, जिसके दौरान नौसेना राफेल ने प्रदर्शित किया है कि यह भारतीय नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसके विमान वाहक की विशिष्टताओं के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। ये जानकारी भी डसोल्ट एविएशन की तरफ से आई है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC की ओर से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। इसमें इसके नेवी में शामिल होने से ताकत के साथ साथ सैन्य कौशल भी बढ़ेगा। भारतीय अधिकारियों जो कवायद शुरू की थी उसका यह परिणाम बताया जा रहा है। समुद्र में इससे भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और भारत राफेल के दोनों एडिशन एयर और नेवी को अपने बेड़े में शामिल करने वाला एक शक्तिशाली देश होगा। गौरतलब की बात है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए पहले ही फ्रांस से 36 राफेल खरीदे जा चुके हैं। मणिपुर ठीक नहीं है, सेना पर कीचड़ उछालना देश के लिए खतरनाक है, ऐसे बयान। 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया मणिपुर में सुधरते बिगड़ते हालात के बीच आ रहे बयानों से हमारे माथे पर चिंता की लकीरें पड़नी चाहिए। अमेरिका में प्यार की पिंगों के बाद अमेरिका राजदूत एरिक गारसेटी ने कोलकाता स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मणिपुर की घटनाएं मानवीय चिंता का विषय है। अंग्रेजी दैनिक दी हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि हम शांति की कामना करते हैं। जब आप हिंसा में बच्चों को मरता हुआ देख रहे हो तब आपको परवाह करने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं है। अगर कहा जाए तो हम हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत यह हो कि हर व्यक्ति जुड़ाव महसूस करे। हम वहां अधिक सहकार, अधिक परियोजनाएं और अधिक निवेश ला सकते हैं। भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर से हमारा सरोकार है। यहाँ के लोगों, स्थानों, अक्षमताओं और भविष्य से हमारा सरोकार है। मियां मुसलमान के चलते सब्जियां हुई महंगी, असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर विवाद। इन दिनों देश भर में सब्जियों की कीमत चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सब्जियों की महंगाई के लिए मियां मुसलमानों को जिम्मेदार बताया है। शर्मा से असम में सब्जियों की महंगाई पर सवाल पूछा गया। उनसे पूछे गए सवाल में गुवाहाटी में सब्जियां इतनी महंगी क्यों है, इसके जवाब में शर्मा ने कहा है कि ये मियां व्यापारी है जो महंगे दामों पर सब्जियां बेच रहे हैं। असम में सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको लेकर असम सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने सरकार से सब्जियों की कीमत पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। इस बीच पत्रकारों ने असम के मुख्यमंत्री से महंगी सब्जियों को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसके पीछे मियां व्यापारी है। उन्होंने कहा कि यही मियां व्यापारी महंगे दामों पर सब्जियां बेचते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव में सब्जियों के दाम काफी कम है। अगर आज असमी व्यापारी सब्जी बेचते हैं तो वे असमिया लोगों से ज्यादा पैसे नहीं लेते, लेकिन मियां व्यापारी असमिया लोगों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। इस साल इन व्यक्तियों को नहीं भरना होगा, ITR आयकर विभाग ने दी राहत। इस साल सभी करदाता को 31 जुलाई 2023 से पहले ही अपना रिटर्न फाइल करना होगा। अभी तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार तय किया गया है कि जिस भी व्यक्ति की इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो उन्हें ITR फाइल करनी चाहिए। आयकर विभाग द्वारा कुछ कैटेगरी के लोगों को रिटर्न फाइल करने में छूट मिलती है। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 1994 के तहत कुछ सीनियर सिटीजन्स को रिटर्न फाइल करने में राहत मिलती है। इसके लिए उनके पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगर किसी टैक्स पेयर्स की मृत्यु हो जाती है तब उनकी कानूनी उत्तराधिकारी को ITR फाइल करनी होगी। इस रिटर्न में उन्हें उस इनकम की जानकारी देनी होगी जो मृतक व्यक्ति के नाम से कमाई जाती है। इसके लिए कानूनी उत्तराधिकारी को अपना नाम कानूनी रूप से रजिस्टर करना होगा। कानूनी उत्तराधिकारी रिटर्न फाइल करने के साथ ही रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मुसीबत की नई किस्त, देहरादून में रात भर बारिश, सड़कों पर कई फीट पानी, येलो अलर्ट जारी। मॉनसून के चलते देश के अधिकांश राज्यों में बारिश हो रही है। कई राज्यों के लिए ये बारिश आफत लेकर आई है। पहाड़ी राज्यों में इस बारिश ने भारी कहर बरपाया है। अधिकतर रास्ते बारिश और भूस्खलन के चलते बंद है। फ्लैश फ्लड के चलते कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ है। नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते राज्य में बाढ़ का खतरा बन गया है। इस बीच शनिवार की रात को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जमकर बारिश हुई। इसके चलते यहाँ की सड़कें जलमग्न होकर नाले में तब्दील हो गई है। अगर कुछ दिन और ऐसे बारिश जारी रही तो देहरादून समेत उत्तराखंड के अन्य इलाकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। राजधानी देहरादून में शनिवार रात बारिश के चलते सड़कों पर कई फीट पानी लग गया है। जल जमाव के बीच सड़कों पर कई गाड़ियां भी फंसी नजर आई है। राज्य में अगले 3 से 4 दिन तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी को देखते हुए राज्य भर में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तराखंड में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए प्रदेशवासियों और सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस दौरान उफनते हुए नदी नालों, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों, जलभराव वाले स्थानों पर नहीं जाने की अपील की गई है। बाढ़ और बारिश के चलते कई मुख्य सड़कों पर आवाजाही रुक गई है।